हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम उसके थोड़ी डिटेल में ये समझेंगे, उससे पहले ये जानेंगे कि मोल का मतलब क्या होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट को नहीं नॉलेज होने की वजह से हम छोड़ के चले आते हैं या स्किप करके चले आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स हैं मोल कॉन्सेप्ट में जो हम यूज करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन की टर्म्स यूज की जाती हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इस मोल्स का क्या मतलब होता है, और मोल से पहले जानने के लिए हम जानेंगे कि ये मोल शब्द या मोल वर्ड कहाँ से आया और क्यों आया। मोल कौन से, देखिए कोई जनरली एक एटम हम ले लेते हैं, कोई भी पीरियोडिक टेबल से हमने कोई एटम लिया। चलिए हम इसको हाइड्रोजन को ले लेते हैं। सभी जानते हैं हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो हम छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। अगर इसका मास नंबर हमें पता है, एटॉमिक नंबर हमें दिया पता होता है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और Z प्लस N। N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड A क्या है मास नंबर। तो मास नंबर हमें पता है जिसकी वैल्यू है 1, Z यानी कि एटॉमिक नंबर हमें पता है जिसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ से हम N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हाइड्रोजन में हमने देखा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने, 0। कोई भी न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है ओनली। तो इसको हम केवल प्रोटॉन भी बोल देते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे है। जैसे कोई एटम है, हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन का हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन हम जानते हैं। देखो न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻24 इन ग्राम। 1.67 यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास इसमें थोड़ा ऐड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, अगर अब बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो लगभग 10,000 गुना कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻4 है, यहाँ 10⁻⁻28 है, 28 है। तो 10,000 गुना इलेक्ट्रॉन का मास कम है। इसीलिए जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मास को ऐड करते हैं, तब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है न्यूट्रॉन का मास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन से। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के मास को हम निगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि इसका मास क्या है, 10,000 गुना कम होता है। अब हम किसी एक एटम का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात करना है, तो हमें इसके ये पता चल गया कि इसमें कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन इसके पास है, यानी कि Z की वैल्यू क्या है हाइड्रोजन में 1, और N की वैल्यू क्या है हाइड्रोजन के पास, 0। ठीक है, तो हमें ओनली एक प्रोटॉन यहाँ पर है, तो हम इसका हाइड्रोजन का मास बता सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास इतना होता है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में आ गया। तो यहाँ हमने ये देखा
ये जो मास है एक हाइड्रोजन का, ये देखिए कितना छोटा वैल्यू है, कितना स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, जिसकी वजह से हम क्या है, क्या इसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या इसको हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट रहे होंगे उन्होंने एक नाम दिया मोल। मोल सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे हम जानते हैं, अभी आप कभी आप मार्केट जाएंगे, आप बोलेंगे बनाना, मान के चलिए आप केला किसी दुकान से खरीद रहे हैं, तो वहां आप बोलेंगे कि हमें 1 दर्जन केले दे दो, तो वो क्या आपको 12 केले दे देगा। इसका मतलब दर्जन का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर है, यानी 12 12 को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही ये तो नहीं बोल सकते आप केले वाले से कि हमको 1 लीटर केले दे दो, क्योंकि हर एक क्वांटिटी को हम अलग अलग टाइप से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो नंबर ऑफ ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मास कैलकुलेट करना हो अगर हमें, तो हम एक एटम की अगर बात करते हैं तो हमें एक एटम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उसके मास हमें पता है, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने एक हाइड्रोजन का मास यहाँ पर देखा, वो कितना आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन था और एक प्रोटॉन का मास इतना होता है। ठीक है, तो ये बहुत कम वैल्यू है, क्योंकि इतनी कम वैल्यू जो हम देख भी नहीं सकते, यानी कि एक हाइड्रोजन को हम नहीं देख सकते। इसीलिए अगर हमें हाइड्रोजन का मास अगर देखना है तो हमें एक नंबर डिसाइड किया गया साइंटिस्ट की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं मोल। तो एक मोल में जो नंबर होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर दिया गया, यानी कि इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम अगर हम लेते हैं तो उसका मास कितना होगा। देखिए, अब मैं बोलूंगा वन मोल ऑफ सोडियम, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हम जानते हैं एक मोल में कितने हाइड्रोजन होंगे, इतने। एक हाइड्रोजन का मास इतना होता है, तो इतने हाइड्रोजन का मास कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.023 इंटू 10⁻, प्लस में है 23, और इंटू एक हाइड्रोजन का मास 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो, ये पावर यहाँ पर प्लस की 23 है, माइनस की 24 है, ये इसको कैंसिल कर देंगे तो हम माइनस की 1 पावर बचेगी। तो 6.023 इंटू 10⁻, यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद क्या वैल्यू बची, 1.66 और 10⁻⁻1 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.023, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप कर लेना। 6.023 इंटू 1.66, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल के आई 9.99 और 10⁻, ये हमारे पास है -1 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस को हटा दूं तो मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 0.99999 ग्राम। तो हम इसको ऑलमोस्ट लिख देंगे 1 ग्राम। तो 0.999 किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाएगा अप्रोक्स। तो इसीलिए ये नंबर इसीलिए डिसाइड किया गया कि किसी भी एटम का अगर हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नंबर से इतने, यानी 1 मोल एटम का अगर हमें मास निकालना हो तो इतने 1 मोल एटम का अगर हमें मास कैलकुलेट करना हो तो वो उसी के मास नंबर के बराबर वैल्यू आ जाती है। जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है 1, तो इसका मास भी कितना आ गया 1। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, आइए। अब मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने सोडियम का। सोडियम, इसका सभी जानते हैं मास नंबर कितना होगा, मास नंबर होता है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, देखो अब यहां से हम ए की वैल्यू हमें पता है कितना 23, और जेड का वैल्यू हमें पता है कितना 11, और एन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक,
क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर जेड प्लस एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस जेड। तो एन बराबर ए की वैल्यू 23 और जेड की वैल्यू 11। तो एन की वैल्यू हो गई कितना, एन की वैल्यू कितना हुआ 12। तो हमें एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ गया सोडियम से, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें ऑलरेडी पता ही है। तो हम इसका मास एक सोडियम एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं 11, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। प्लस करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, अब 12 न्यूट्रॉन हमारे पास है और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हो गया 1 सोडियम एटम का मास, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 10⁻24 ग्राम में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 10⁻24 इन ग्राम और अंदर क्या बचा 11 इंटू 1.66 प्लस 12 गुणा 1.67, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ, आप कर लेना। 11 मल्टीप्लाई 1.66 प्लस 12 गुणा 1.67, हाँ तो ये वैल्यू निकल के आई 38.3। तो 38.3 और 10 की पावर माइनस का 24 ये है इन ग्राम में। तो एक सोडियम एटम का मास कितना आया निकलकर माइनस इतना 38.3 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये भी देखो कितना कम वैल्यू है, कितना स्मॉल वैल्यू है। एक सोडियम एटम का मास बहुत कम है, किसी भी एटम का मास बहुत कम होगा। तो इसको भी हम क्या नहीं देख सकते, नहीं इसको टच कर सकते। इसीलिए अगर हम देखें 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना होगा भाई, एक सोडियम एटम का मास इतना हमारे पास, ये निकल के आ गया मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ठीक, तो अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। कितने के बराबर हो जाएगा, हम पता है 1 मोल में जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो सोडियम एक सोडियम एटम का मास है, तो 1 मोल सोडियम एटम का मास 38.3 इंटू 10⁻24 और ग्राम में। इसको सॉल्व कर देंगे। 38.3 मल्टीप्लाई बाई 6.023, तो ये निकल के आया हमारे पास 230.6 और 10 की पावर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस की एक पावर बचेगी और ग्राम में, तो माइनस की एक पावर बचेगी तो हम पॉइंट को यहाँ लगा सकते हैं। यानी जो निकल के वैल्यू आई 1 मोल ऑफ सोडियम एटम वो बराबर किसके है 23 ग्राम की। तो इससे हमें पता लगता है जो मोल एक नंबर डिसाइड किया गया वो सिर्फ इसीलिए डिसाइड किया गया कि हम अगर किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक मोल में जो नंबर है वो ये नंबर इसीलिए लिया गया, जो वैल्यू निकल के आती है एक मोल वो उसी एटम के मास नंबर के बराबर आ जाती है, जिससे हमें इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये पता लगा सकते हैं अगर हमें एटम का किसी मास नंबर पता है तो 1 मोल ऑफ
उस एटम का मास पूछा जाए तो उसके मास नंबर के बराबर आ जाती है इन ग्राम में। ठीक है, तो सोडियम एटम का मास नंबर होता है 23। तो 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना हुआ? 23 ग्राम। ठीक है, तो ये मास नंबर है और ये इसका 1 मोल सोडियम एटम का मास है। तो मास नंबर और मास में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए, हमें क्लियरिफिकेशन होना चाहिए इस पर कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है भाई, अब एक सोडियम एटम का मास और 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन वही पूछ सकता है हमसे कि 10 सोडियम एटम का मास बताओ। तो 10 हमें एक सोडियम एटम का मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक 10 सोडियम एटम का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जनरली। चलिए सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास बताइए, तो इजीली बता सकते हैं। कैसे? हमें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखने पड़ेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 2, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 2 प्रोटॉन ये होगा। अब हम थोड़ा तेज चलेंगे, तो 2 प्रोटॉन का मास। और बात करेंगे ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम में देखो, इसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होगा? 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होगा? वो भी 8 ही निकल के आएगा। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? 2 यहाँ से मिले और 8 ये, तो 10 प्रोटॉन हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, इसका मास क्या होगा? 1.66 इंटू 10 टू दी पावर 24 ग्राम, प्लस न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 24 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक H2O मॉलिक्यूल का मास निकल के आ जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या आएगी। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 10 की पावर -24 कॉमन है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 16.6 प्लस, और ये हो जाएगा 8 इंटू 1.67। यहाँ से हमें मिलेगा 13.36। इसको ऐड कर देंगे 16.6, तो हमें ये वैल्यू मिल गई 29.9396 इंटू 10 टू दी पावर 24 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल अगर H2O का मास पूछा जाए तो वो इतने का हो, इतने इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक मोल्स ऑफ H2O का मास, तो हम अब जानते हैं 1 मोल बराबर एक नंबर है। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो 1 मोल ऑफ H2O का मास, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक H2O का मास इतना, तो इतने नंबर का मास कितना होगा? यानी 29.96 इंटू 10 टू दी पावर 24 माइनस का इन ग्राम में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां से ये वैल्यू निकल कर आई, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 18.04, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 माइनस का ज़्यादा है, तो ये बचेगा -1 ग्राम में। तो माइनस को हटाने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। सॉरी, ये था यहाँ पर पॉइंट 180, हाँ 180.180.4।
तो इसको अगर हमें माइनस यहाँ से हटा दूँ पावर, तो ये 18.04 के आसपास आ जाएगी। तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 18 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 18 ग्राम। तो ये देखो, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका अगर हम मास नंबर कैलकुलेट करेंगे, भाई मास नंबर हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, जो कि बराबर हो गया 18 के। तो एक मॉलिक्यूल का जो मास नंबर है और वो उसके एक मोल के बराबर उसका मास आ जाता है। अगर हम बात करें एक मोल उसी मॉलिक्यूल की, तो उसके एक मोल क्या है, उसके मास नंबर के बराबर उसका मास आ जाता है यहाँ। तो ठीक है, हम कोई मॉलिक्यूल दिया हो या कोई एटम दिया हो तो हम उसका इजीली मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से भी डिजाइन कर सकता है, जैसे यदि दे दे 12 ग्राम कार्बन का मास बताइए, वही देखो कार्बन दे दिया उसने, उसका दे दिया 12 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम कार्बन दिया है, उसमें पूछा नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है कि 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं। ठीक है भाई, कैसे बता सकते हैं? हम जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें बताने 12 ग्राम कार्बन की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है कार्बन का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं। तो हम ये जानते हैं एक मोल अगर कार्बन एटम हम लेते हैं, एक मोल ऑफ कार्बन एटम तो किसके बराबर होते हैं, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम के बराबर होगा। यानी एक मोल में इतने कार्बन एटम होंगे, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा ये हम जानते हैं, इसी के मास नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम। ठीक, जो किसके बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमसे पूछा क्या है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो 12 ग्राम कार्बन किसके बराबर हुआ, इस नंबर के बराबर हुआ, यानी कि इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। तो यहाँ पर वो वैल्यू कुछ भी दे सकता, हमने 12 ले लिया है, यहाँ पर 6 भी दे सकता है, जो भी वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। हम ये जानते हैं कि एक मोल ऑफ कार्बन एटम में इतने, या कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, तो एक मोल ऑफ कार्बन एटम या कोई भी हाइड्रोजन एटम है तो उसका नंबर कितना होगा, इतने के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें पता है एक मोल में कितना मास होता है, एक मोल जो कोई भी एटम अगर हम ले रहे हैं, एक मोल ऑफ कार्बन एटम ले रहे हैं तो उसका जो मास होगा उसी के मास नंबर के बराबर होता है। अगर हम वो यहाँ पर लेते एक मोल ऑफ सोडियम एटम का मास, तो उसी के मास नंबर के बराबर हो जाता है, यानी 23। तो इतनी बात क्लियर होती है। तो इस तरीके से हम मोल को समझिए। अब चलते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स पर। तो अभी हमने कार्बन एटम का मास इतने ग्राम, कोई भी कार्बन एटम दिया हो या कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो तो हम उसका मास या नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, अगर हमसे पूछ ले कोई, किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, चलिए हम लेते हैं CO2, हमसे बोल दिया कि CO2 12 ग्राम लिया गया है, तो 12 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितने होंगे। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई हम जानते हैं एक मोल CO2 का मास कितना होता है, कितना होगा भाई, हम अभी पढ़े हैं। तो एक मोल CO2 का मास इसी के मास नंबर के बराबर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ CO2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मास नंबर कितना होगा, कैलकुलेट करके देखो, 12 और 32 यानी 44 ग्राम के। तो एक मोल ऑफ CO2 का मास कितना है, इतने ग्राम। तो एक मोल में हमें पता है जो नंबर होता है वो कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। कितना है ये, मॉलिक्यूल, यानी कि
एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, जो कि किसके बराबर है, 44 ग्राम की। ठीक, अब हमसे पूछा गया 12 ग्राम CO2 अगर हम लें तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे CO2 के। जब 44 में इतने मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं तो एक में कितने मिलेंगे, वही इसको डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और क्या है मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 44 ग्राम। अगर बात करें 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में इतने CO2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे। और हमसे पूछा क्या गया है कि 12 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। जब एक में इतने होंगे तो जो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही हम करना है। तो 12 ग्राम ऑफ CO2 बराबर किसके हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई 44 ग्राम, और हमने 12 ग्राम में निकालना है। 12 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें 12 ग्राम में नंबर ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6.023 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 44, यानी कि अगर हम 12 ग्राम CO2 की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे CO2 के, 1.64 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो ये तो थी कुछ बात है कि मोल वर्ड्स कहाँ से आया और क्यों आया। ठीक है, तो मोल एक नंबर है, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो हम इस तरीके से हम कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल हमको दिया गया हो कि इतने ग्राम में इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए, इतने ग्राम में इसके नंबर ऑफ एटम बताइए, या इतने मॉलिक्यूल का मास बताइए, या इतने एटम का मास बताइए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। अगर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे कंसंट्रेशन टर्म्स को कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। तो इसको अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये समझ में आना चाहिए, तभी कंसंट्रेशन टर्म इजीली हम समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे।